नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ता है भारत और भारत के पड़ोसी देशों से। और अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो खुलकर भारत के खिलाफ जो भी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, उस कारण से देखेंगे तो अब भारत की जो चिंता है वो अब बढ़ गई है। न्यूज आ रही है बांग्लादेश पर पूर्ण कब्जा। अब ये जो बांग्लादेश है भारत के लिए देखें रणनीतिक स्तर पे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर अगर कोई भी कब्जा करता है तो भारत के सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। और जब से देखेंगे बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकार है वो अपदस्थ हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से देखेंगे तो जो बांग्लादेश और भारत की नजदीकियां थी वो कहीं न कहीं बदलती हुई दिखी। और इसके ठीक उल्टा आप देखेंगे कि वहां पर सत्ता परिवर्तन के बाद पाकिस्तान ने वहां के जो भी राजनीतिक स्थितियां थी उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आतंकी चाहे नेटवर्क की बात की जाए, रक्षा सहयोग की बात की जाए, आर्थिक निर्भरता की बात की जाए, इन अलग अलग स्तरों पे अपना जो प्रभाव है वो जो पाकिस्तान है वो कहां पर बढ़ाने लगा है, वो बांग्लादेश में बढ़ाने लगा है। और अब तो कुछ अहम रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि ये रणनीति केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को भी कह सकते हैं कि एक तरह से घेरने की जो रणनीति है वो यहां पर चली जा रही है। तो स्ट्रेटेजिक जो इनसर्किलमेंट होता है वो रणनीति अपनाई जा रही है, और इसी कारण से देखेंगे तो स्थितियां जो है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की जो सरकार है उसके पतन के बाद आप अगर देखेंगे तो बड़ा जो परिवर्तन है वो बांग्लादेश में देखने को मिला है। राजनीतिक जो अस्थिरता है वो तो अब खुलकर सामने आ चुकी है, और इसके साथ ही भारत बांग्लादेश के जो भी संबंध है उसमें स्पष्ट जो एक ठहराव है, जो अविश्वास है वो भी अब देखने को मिल रहा है। और इसका जो पूरा लाभ है भारत का चिर प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान, वो धीरे धीरे बांग्लादेश में अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करना शुरू कर दिया है। और जब से देखें तो वहां पर यूनुस के नेतृत्व में जो भी अंतरिम सरकार है वो बनी, तब से पाकिस्तान वहां पर जो भी कूटनीतिक पैठ है, सैन्य, खुफिया, वैचारिक जो दखल है वो बांग्लादेश के मामलों में अब तेजी से करने लगा है। और इसी कारण से देखेंगे तो स्थितियां गंभीर होती जा रही, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम ऐतिहासिक संदर्भों की बात करें तो 1971 का जो युद्ध है वो बड़ा ही अहम हो जाता है। 1971 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सैन्य और राजनीतिक जो अपमान के तौर पे देखा जाता है, 93,000 जो सैनिक हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया। टू नेशन के स्तर पे जो देखेंगे कह सकते हैं कि जो भी थ्योरी है उसको करारा जो झटका मिला था, अब आज की परिस्थिति में देखें तो वो खुलकर सामने आ चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो दो तीन चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण तौर पे देखने को मिल रही है कि आज की जो पाकिस्तानी सेना है वो खुद को 1971 की हार से पीड़ित मानती है। जनरल जो असीम मुनीर है उनकी सोच में देखें तो भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुनिया का शत्रु है, और बांग्लादेश खोया हुआ पाकिस्तान का हिस्सा है। और कहीं न कहीं इस मानसिकता से जो पाकिस्तान है वो अब इंडिया को विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न क्षेत्रों के स्तर पे घेरने का जो प्रयास है वो कर रहा है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो 20 साल से जो बांग्लादेश की सत्ता है वो शेख हसीना के नेतृत्व में चल रही थी, और शेख हसीना के साथ देखें तो भारत के जो संबंध थे वो बड़े ही बेहतर थे। कई सारे क्षेत्रों में जो तनाव थे उनको दोनों देशों ने मिलकर दूर किया, और इस कारण से देखेंगे तो अन्य किसी देश की जो एक इंटरफेरेंस होता है वो बांग्लादेश में नहीं हो पा रहा था। और लगातार भारत बांग्लादेश के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर हमेशा सहयोग भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये कई सारे परिवर्तन भी लेकर आया। जैसे अगर इस परिवर्तन की हम बात करें तो शेख हसीना सरकार के दौरान भारत के साथ सीमा प्रबंधन पे सहयोग था, आतंकवाद पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे थे, कनेक्टिविटी जो भी प्रोजेक्ट्स है चाहे वो रेल हो, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो ट्रांजिट हो। लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरी और नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, फिर भारत विरोधी जो नैरेटिव है उसको जगह मिल गई।
भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई, भारत के खिलाफ जो भी स्ट्रेटजिक तैयारियां हैं वो की जाने लगी। दोनों देश एक दूसरे के विभिन्न मुद्दों पर एक कह सकते हैं कि आपसी सहयोग लेने लगे। कट्टरपंथी जो भी संगठन है उनकी बांग्लादेश में वापसी हो गई और वहां पर पूरा जो एक पावर है वो खाली हो गया। और इस पावर के खाली होने से बांग्लादेश में जो बाहरी कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस है उसका पाकिस्तान को मौका मिल गया। और इसी संदर्भ में आप देखेंगे तो कर्नल अब्दुल हक का बयान आया, रिटायर्ड कर्नल अब्दुल हक है, इन्होंने भारत विरोधी ताकत से आह्वान किया कि वो एक साथ मिलकर भारत का जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है उस पर कब्जा करें। इन्होंने यहाँ पर जो हक जमात इस्लामी समर्थक ये माने जाते हैं और पाकिस्तान समर्थित जो भी इस्लामी राजनीति है उससे ये जुड़े हुए हैं, उसकी राजनीति करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जनरल जो अब्दुल्लाहिल जो अमान आज़मी है, इनका बयान आया कि बांग्लादेश में तब तक शांति नहीं आ सकती जब तक भारत के कई टुकड़े न हो जाए। और इससे भी आगे बढ़कर आप देख सकते हैं मोहम्मद यूनुस का जो विवादित कदम है, क्योंकि कर्नल चाहे वो हक के बात करें, उनके विचारों की बात करें, और उसे और हवा या और प्रमोशन तब मिला जब बांग्लादेश की अंतरिम जो सरकार के मुखिया है मोहम्मद जो यूनुस है, इन्होंने एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी को सार्वजनिक रूप से एक किताब क्या किया, पुरस्कार स्वरूप भेंट किया। और ये जो बुक थी जिसे आर्ट ऑफ ट्रायम्फ कहा गया, इस किताब के कवर पर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे इमेज छपे हुए थे जिस पर कुछ नक्शे बने हुए थे और उन नक्शों में भारत के महत्वपूर्ण जो राज्य हैं उनको बांग्लादेश के हिस्से के रूप में क्या किया गया था, दर्शाया गया था। और ये जो भी घटनाक्रम था इसके बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य भी थे। इनके बयानबाजी के पीछे छिपे हुए जो उद्देश्य थे कि भारत की जो भी अंतर्राष्ट्रीय छवि है, क्योंकि दुनिया में भारत की अपनी जो छवि है वो आजकल जमाने में देखें तो बहुत अच्छे स्थिति में है, तो उस छवि को खराब करना है। जो भारत के स्थिर क्षेत्र हैं, जो तेजी से भारत अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर रहा है, वहां पर अस्थिरता लाना है। लोगों और समाज में जो एक अविश्वास है उसका माहौल पैदा करना है। जो भी कट्टरपंथी हैं उन्हें भारत विरोधी जो भी राजनीति है, जो विचारधारा है, उससे जोड़कर और बढ़ावा देना है। और चीन पाकिस्तान के जो भी सामरिक हित है, जो स्ट्रेटेजिक उनके इंटरेस्ट हैं, उनके अनुरूप भारत को कमजोर करना है। यहाँ तक कि भारत का पूर्वोत्तर वाला जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र है उसकी जो भू राजनीतिक संवेदनशीलता है उसका भी लाभ उठाना ये चाह रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रयास है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। और पाकिस्तान के संदर्भ में अगर देखेंगे तो दो तीन चीजें और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान का एक एजेंडा है जो लॉन्ग टर्म के संदर्भ में चलाया जा रहा है। क्योंकि 1971 में भारत की सैन्य मदद से पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में जो जन्म हुआ, इसे आज तक पाकिस्तान कहीं न कहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत की रणनीति मानता है। और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सैन्य और राजनीतिक जो मनोवैज्ञानिक हार है, इसे अभी तक भुला नहीं पाया है। अलग अलग न्यूज एजेंसी की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का जो मुख्य रणनीतिक लक्ष्य है वो 1971 की जो पराजय है उसका कहीं न कहीं राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पे बदला लेना है। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि जमात इस्लामी जैसे जो भी कह सकते हैं कि भारत विरोधी और इस्लाम कट्टर जो संगठन है उनका फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत विरोधी अलग अलग जो नैरेटिव हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। और यहाँ पर ISI की जो भूमिका है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं ढाका में ISI का सेल देखने को मिल रहा है कि इसका ISI का ढाका में एक विशेष सेल स्थापित किया गया। क्यों? तो पहले निष्क्रिय हो चुके जो आतंकवादी नेटवर्क हैं उनको फिर से जीवित किया जाए। बांग्लादेश में जो भी उनको दोबारा आतंकी जो गतिविधियां हैं उनका अड्डा बनाया जाए। तो जो भी वहां पर लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, ऐसे आतंकी जो संगठन है उनकी वापसी हो रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इन संगठनों के शिक्षित जो आतंकी हैं उनको ढाका भेजा जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी स्थानीय आतंकी समूह है उनको ट्रेनिंग, पुनर्गठन और नई भर्तियों के लिए मदद की जा रही है। और ये सारी कवायद क्यों हो रही है? तो भारत की सुरक्षा में सीधे सेध लगाया जाए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो भी व्यापार है उसकी आड़ में रणनीतिक घुसपैठ की जा रही है। जो भी समुद्री मार्ग है वहां से एंट्री करवाया जा रहा है। खासतौर पे आप देखेंगे जो भी चटगांव वाला क्षेत्र है वो सेंसिटिव बना हुआ है। यहाँ का उपयोग खासतौर पे भारत विरोधी जो भी गतिविधियां उनको संचालित करने के लिए किया जा रहा है।
जो भी ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन है, करीब 20 वर्षों से निष्क्रिय पड़े जो ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन है, उसको फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो पाकिस्तान है उससे बांग्लादेश को कॉटन, यार्न, मशीनरी और केमिकल की जो आपूर्ति है उसमें 27% की जो वृद्धि है अभी हाल में दर्ज की गई है। और ये जो गतिविधियां हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की, ये अब भारत के लिए बड़ा सुरक्षा चिंता उत्पन्न कर रही है। जो भी व्यापारिक जहाज हैं उनकी आड़ में जो आतंकवादियों की जो आवाजाही है, हथियारों का बड़े स्तर पे जो तस्करी किया जा रहा है और विस्फोटक जो सामग्री है उसकी जो आपूर्ति है वो होने की संभावना बढ़ गई है। और इस कारण से अगर हम देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में जो भी सैन्य और जो रक्षा सहयोग है, क्योंकि इस पूरे मसले में आप देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करके जनरल जो साहिर शमशाद मिर्जा हैं उन्होंने केवल औपचारिक मुलाकात नहीं की है बल्कि एक बड़ा हाल ही में रणनीतिक संदेश दिया है। और ये संकेत है कि पाकिस्तानी जो सेना है वो सीधे बांग्लादेश के नीति निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसमें अब दखल दे रही है। और इस कारण से देखेंगे तो बड़े स्तर पे जो भी हथियार है, जो वेपन्स हैं, उनकी जो खरीद है, उनकी जो सौदे हैं वो हो रहे हैं। और ये भारत के लिए सबसे खतरनाक हो सकता है। जैसे JF-17 जो फाइटर जेट हैं, ये चीन पाकिस्तान सैन्य सहयोग का कहीं ना कहीं देखें तो एक प्रतीक माने जा रहे हैं। और इस तरह के जो भी कह सकते हैं कि एक्टिविटी है, इस तरह के भारत के खिलाफ जो भी कह सकते हैं कि विकसित किया गया एक जो प्लेटफॉर्म है उस रूप में देखा जा रहा है। बड़े स्तर पे आर्टिलरी, गोला बारूद का कहीं ना कहीं एक तरह से आदान प्रदान किया जा रहा है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? तो भारत के खिलाफ कैसे भी एक बड़ा जो कह सकते हैं कि जो विरोध है वो खड़ा किया जाए। और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो फौज है उसका जो दबदबा है वो लगातार बढ़ रहा है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भारत में वो शरण लिए हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तानी जो फौज है उसका जो प्रभाव है वो बांग्लादेश में काफ़ी बढ़ गया। और इस अवधि में आप देखेंगे तो पाकिस्तानी अधिकारियों का ढाका यात्राओं में अचानक से वृद्धि देखने को मिली है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे कि इस तरह की जो भी स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, आखिर क्यों अपनाई जा रही है, इसके पीछे स्ट्रेटजी की आखिर मूल उद्देश्य है क्या? तो देखिए, जो भी पाकिस्तान का जो व्यापार है उसका एक बहाना है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके जरिए बांग्लादेश में धीरे धीरे बहुआयामी जो निर्भरता है उसको पाकिस्तान बढ़ाना चाहता है। और ये निर्भरता आप देखेंगे क्रमशः राजनीतिक स्तर पे कहीं ना कहीं बांग्लादेश में पाकिस्तान अपना प्रभाव जमाना चाहता है। और इसी कारण से आप देखेंगे तो जो भी सैन्य एक सहयोग है उसे मजबूत किया जा रहा है, भारत विरोधी जो नैरेटिव है उसको मजबूत किया जा रहा है। भारत पर जो बांग्लादेश की निर्भरता है उसे कम करके पाकिस्तान पर इसे कहीं ना कहीं आधारित किया जा रहा है। पाकिस्तान का सीधे एक संदेश है, मैसेज है कि मुख्य जो बांग्लादेश है उसको ऐसी निर्भरता की स्थिति में पाकिस्तान के ऊपर लाया जाए जहां पाकिस्तान की सहमति लिए बिना कोई सरकार प्रभावी रूप से कोई भी काम न कर पाए। और ये जो रणनीति है ये उन मॉडलों पर आधारित है जैसे कि 1971 से पहले जो पूर्वी पाकिस्तान है वो हुआ करता था बांग्लादेश। तो ठीक अब अपना जो हिस्सा है वो पाकिस्तान फिर से पाना चाहता है। और इस कारण से देखेंगे तो जो पाकिस्तान है वो बहुस्तरीय जो रणनीति है वो अपना रहा है। जैसे आप देखेंगे राजनीतिक और वैचारिक जो हस्तक्षेप है, जैसे जमात इस्लामी के जरिए भारत विरोधी जो विचारधारा है उसको ये प्रमोट कर रहा है। 1971 का जो युद्ध है उसकी अपराधों को रीराइट करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर पाकिस्तान कर रहा है। चुनावों को प्रभावित करने का बांग्लादेश में प्रयास कर रहा है। वहाँ का पूरा जो सिस्टम है उसे अब कहीं ना कहीं एक तरह से हैक करने का जो प्रयास है वो पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा है। और सबसे जो गंभीर प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो आतंकी नेटवर्क हैं उन आतंकी नेटवर्कों को फिर से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। ISI की भूमिका बढ़ाई जा रही है, ढाका में विशेष ISI का सेल बनाया जा रहा है। और भारत पर इसका जो प्रभाव है वो निश्चित तौर पे पड़ने वाला है। खास तौर पे देखेंगे जो भी भारत का पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वहाँ की जो सुरक्षा है वो एक बड़ी चुनौती भारत के सामने उत्पन्न करे, क्योंकि वहाँ पर आतंकी जो गतिविधियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अब दिखने लगी हैं। तो दूसरी तरफ देखेंगे जो भी हमारे यहाँ जो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, चिकन नेक है, उसके दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो पूरा पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है
उसके सबसे समीप जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो मौजूदगी है और वहां पर जो पाकिस्तान की पहुंच बन रही है, ये भारत के लिए सबसे गंभीर विषय बन रहा है। इसके अलावा अगर रणनीति की बात करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो सीधे सैन्य और रक्षा क्षेत्र में देखेंगे तो जो बड़ा सहयोग है वो बांग्लादेश को कर रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि संयुक्त जो नौसैनिक अभ्यास है जो कि कुछ समय पहले ही ये बड़ा ही चर्चा में था, अमन 225 इसका नाम दिया गया था और ये बड़ा चर्चा में था। JF जो 17 जो थंडर है उसकी जो बिक्री डील की गई, चीन पाकिस्तान जो बांग्लादेश के बीच में एक त्रिकोण बन रहा है कि एक तरफ क्या होगा कि पाकिस्तान होगा, दूसरी तरफ क्या होगा बांग्लादेश होगा और तीसरी तरफ चीन होगा और सबका टारगेट जो होगा वो भारत होगा। तो ये भारत के लिए सबसे इस समय देखें तो एक चुनौती बन रहा है और आर्थिक जो निर्भरता का जाल है वो बांग्लादेश के चारों तरफ बुना जा रहा है। तो आर्थिक जो निर्भरता है उस निर्भरता को कहीं ना कहीं बढ़ाने का जो प्रयास है वो अब पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश के संदर्भ में किया जा रहा है। जो भी समुद्री जो व्यापारिक मार्ग हैं, जो ट्रेड मेरीन रूट्स हैं, चटगांव जो बंदरगाह है उसका उपयोग किया जा रहा है, ज्वाइंट जो भी इकोनॉमिक जो कमीशन है उसको बहाल किया जा रहा है, निर्यात में अचानक वृद्धि देखने को मिल रही है। तो इस तरह के जो भी कह सकते हैं कि टूल्स हैं उनको स्ट्रेटजिक स्तर पे बांग्लादेश को कंट्रोल करने के लिए लगातार जो पाकिस्तान है वो यूज कर रहा है। और यही सारी बातें क्या हो रही है कि अब भारत के लिए एक रणनीतिक जो खतरा है वो उत्पन्न कर रही है। जैसे 2 फ्रंट स्ट्रेटजिक जो प्रेशर है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ बांग्लादेश है और उसके बाद ये कह सकते हैं कि 3 फ्रंट स्ट्रेटजी में कन्वर्ट हो जाता है कि फिर उसमें एक चाइना भी आकर क्या हो जाता है, वो भारत के खिलाफ जुड़ जाता है। पूर्वोत्तर भारत की जो अस्थिरता है, क्योंकि बड़े ही सक्रिय क्षेत्र से आप देखेंगे पूरा जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है वो मुख्य भारत की भूमि से जुड़ा हुआ है, तो एक सेंसिटिव क्षेत्र होने के कारण और वहां पर बांग्लादेश की जो मौजूदगी है वो भारत के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा पूरे पूर्वोत्तर में जो हथियार, ड्रग्स और मानव तस्करी का जो मामला है वो तेजी से बढ़ा है। अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है, चाहे वो हिंदू, बौद्ध, ईसाई समुदाय जो है, भारत की जो नैतिक और कूटनीतिक जिम्मेदारी है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और इसमें सबसे जो अहम बात हो जाती है कि तब भारत की जो भी संभावित रणनीति है वो क्या होनी चाहिए। कूटनीतिक स्तर पे आप देखेंगे जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसे और मजबूत बनाया जाए। आसियान, बिम्स्टेक जैसे मंच है वहाँ पर भारत को अपनी जो मौजूदगी है वो मजबूती से रखना होगा, अपने मुद्दों को रखना होगा और ऐसे देशों के द्वारा जो भी आतंकी गतिविधियां हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है, विभिन्न देशों के आंतरिक मामलों में जो इंटरफेरेंस किया जा रहा है उस पर दबाव बनाना होगा। अपनी सीमा निगरानी को बेहतर करना होगा, मैरीटाइम जो डोमेन अवेयरनेस है उसे बढ़ाना होगा और इंटेलिजेंस के स्तर पे जो भी महत्वपूर्ण संवेदनशील इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे से शेयर करना होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो भी सॉफ्ट पावर, भारत की एक मजबूत जो नीति मानी जाती है सॉफ्ट पावर कि डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, पीपुल टू पीपुल जो कनेक्ट है, या कह सकते हैं कल्चरल जो एक डिप्लोमेसी है वो भारत क्या कर सकता है, वो बांग्लादेश के साथ बेहतर कर सकता है। इसके अलावा कह सकते हैं कि मल्टीलेटरल स्तर पे यूएन में अपनी बातों को मजबूती से रख सकता है और वहां पर पाकिस्तान को भारत घेर सकता है। यानी भारत की जो रणनीति होगी वो मूल तौर पे देखें तो भारत की जो भी तात्कालिक जरूरतें हैं, जो प्राथमिकता है उनको ध्यान में रखकर हो सकती है और दीर्घकालिक एक रणनीति हो सकती है। तो भारत के अगर हम बात करेंगे जो भी तत्कालिक रणनीति होगी उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, जो सुरक्षा है उसको पहले सुरक्षित करना है। जो भी घुसपैठ हो रहा है, जो भी अस्थिरता उत्पन्न करने की बात की जा रही है उस पर पहले कंट्रोल होना चाहिए और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो भी एक स्थिति है उस पर खास तौर पे भारत को काम करना होगा। उसके अलावा भारत अगर एक लॉन्ग टर्म में दीर्घकालिक जो रणनीति अपनाता है तो उस स्थिति में बांग्लादेश के ऊपर एक जो सतत निगरानी है वो रखना होगा भारत को। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी बांग्लादेश में जो हस्तक्षेप हो रहा है उससे बांग्लादेश को बचाना होगा। वहाँ पर जो भी चुनाव हो रहे हैं कोशिश करना होगा कि वो निष्पक्ष तरीके से हो और चुनावों का इंतजार भारत को करना चाहिए। तो इस तरह के जो प्रयास है वो भारत अगर करता है तो आने वाले समय में भारत बहुत हद तक बांग्लादेश या पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है। अगर थोड़ा सा संक्षिप्त में भारत बांग्लादेश के संबंधों की हम बात कर लें तो देखिए एक लंबी जो सीमा है वो भारत बांग्लादेश के साथ क्या करता है वो साझा करता है, आप समझ सकते हैं। और पूर्वोत्तर के साथ मुख्य जो भारत की भूमि है उससे भी
इसकी एक लंबी सीमा लगती है। इसके अलावा चिकन नेक वाले क्षेत्र के समीप होने के कारण इसकी जो स्थिति है वो हमारे लिए अहम हो जाती है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम जैसे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी सेंसिटिव स्थिति होने के साथ ये उनसे सीमा साझा करता है, तो ये इसकी जो मौजूदगी है ये भारत के लिए अहम बनाती है। पूर्वोत्तर के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो भारत पश्चिमी जो राज्य हैं उनसे जो जुड़ता है, तो यहाँ पर जो चिकन नेक कहलाने वाला या सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो जो रास्ता है वो बड़ा सकरा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ अगर कोई भी देश यहाँ पर स्थापित होता है तो कल के डेट में क्या हो सकता है कि इस चिकन नेक या सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है अगर इसको चोक कर देता है तो भारत की जो मुख्य भूमि है और ये जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है ये दोनों कट जाएंगे और भारत के संदर्भ में देखें तो एक बड़ी रणनीतिक जो चुनौती है वो उत्पन्न हो सकती है। भारत ने 1971 में मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश का समर्थन किया, जिसमें दोनों देशों के बीच में अस्थायी जो राजनीतिक मित्रता है वो स्थापित हुई। दोनों देशों ने 1972 में पूर्ण जो कूटनीतिक संबंध है वो स्थापित किए। नियमित उच्च स्तरीय जो दौरे हुए, वार्ताएं हुई। भारत बांग्लादेश के बीच में देखें तो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक स्थिरता है उसको बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। जो भी सीमा संबंधित जो दिक्कतें थी उनको दूर करने की जो कोशिशें दोनों सरकारों ने की। संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है, आतंकवाद के खिलाफ जो भी विरोधी कह सकते हैं कि सहयोग है वो दोनों देशों ने स्थापित किया। सार्क, बिम्स्टेक हो, ईस्ट एशिया समिट हो, ऐसे बड़े मंचों पर राजनीतिक जो संवाद है, क्षेत्रीय जो स्थिरता है उस पर दोनों देशों ने सहयोग किया है। जल और जो भी सीमा सुरक्षा है, सीमा जैसे मुद्दे हैं या आर्थिक क्षेत्र जैसे द्विपक्षीय जो राजनीतिक समझौते हैं उनमें देखें तो दोनों देशों ने मिलकर कई बार समाधान भी किया है, सहयोग भी किया है। लेकिन वर्तमान में जो दोनों देशों के संबंध है वो इस समय ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब से शेख हसीना की सरकार यहाँ से अपदस्थ हुई है स्थितियाँ काफ़ी खराब हुई हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दो तीन चीज़ें और हमें देखने को मिलती हैं कि पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की नीति है ये केवल अतीत की हार का बदला तक सीमित नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान है ये एक लॉन्ग टर्म में एक दीर्घकालिक जो रणनीति है उसको लेकर क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर अपने पावर को बैलेंस करना चाह रहा है। भारत के लिए देखें तो ये जो चुनौती है ये सेना से अधिक कहीं ना कहीं राजनीतिक, एक वैचारिक और जो कूटनीतिक स्तर पे हो सकता है चुनौती वो ज़्यादा है। और इसका जो उत्तर है वो शक्ति नहीं हो सकती कि भारत पाकिस्तान को पावर में क्या करे, पिछाड़ दे, बल्कि क्या होना चाहिए कि डिप्लोमेसी का स्तर पे, रीजनल स्तर पे, कोऑपरेशन के स्तर पे, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनके समर्थन के द्वारा भारत क्या कर सकता है कि बांग्लादेश में जो अपनी मौजूदगी है, अपने जो सहयोग हैं, उसके साथ जो संबंध हैं उनको पहले की तरह और बेहतर बना सकता है। इसके अलावा जो भी पड़ोसी देश हैं जो भारत पर नज़र गड़ाए हुए हैं या फिर बांग्लादेश को हथियाकर भारत को काउंटर करना चाहते हैं, उनकी जो नीयत है, उनकी जो मंशा है उसे भी समाप्त कर सकता है। तो ये पूरा न्यूज़ था जिस पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी अधिकारियों को उपहार में कौन सी पुस्तक दी जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है? विकल्प है आर्ट ऑफ विक्ट्री, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ, द ज्योग्राफी ऑफ साउथ एशिया, द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, यूपी लेखपाल का कंप्लीट बैच 15 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है। कोर्स के महत्वपूर्ण फीचर यहाँ पर दिए गए हैं और शुरू में जो 100 स्टूडेंट इसमें इनरोल्ड होंगे उनके लिए फ़ी में विशेष छूट दी गई है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो संस्कृति IAS के ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर संस्कृति IAS के जो वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करके जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।